हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, उसमें हम लोगों ने फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, और हम कब किसी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ये इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। तो इनर्शिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, वो हम लोगों ने फर्स्ट मोशन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इनर्शिया एक स्टेट है जो कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट विच रिमेन इन देयर ओरिजिनल स्टेट। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर है, ये रेस्ट में रहना चाह रही है। क्या? रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो ये क्या चाहेगा कि ये हमेशा रेस्ट में ही रहे। ये क्या चाहेगी? हमेशा रेस्ट में ही रहे। अगर यही बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये हमेशा चाहेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे। कब तक? जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स इस पे मतलब ना लगे। ठीक, कब तक? जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स इस पे ना लगे। तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन लिखते हैं। एंड इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which remains in state of rest or in an uniform motion until an unbalanced force जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स भी आपको कई बुक में मिल जाएगा। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड अपॉन इट। समझे? मतलब इनर्शिया क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए। कब तक? अनटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड अपॉन इट, यानी कि जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट ना करे, मतलब उस पर फोर्स ना लगाए, तब तक क्या होगा? इनर्शिया अपने स्टेट में रहेगा। यानी कि रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में, या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगा। समझ में? तो देखिए, इनर्शिया तो कोई भी बॉडी है, मान लीजिए हम अगर रेस्ट में, मैं ही अगर रेस्ट में, तो कब तक रेस्ट में रहूँगा? जब तक कि कोई फोर्स ना लगे हमारे ऊपर। ठीक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स हमारे ऊपर ना लगे। कोई भी मटेरियल रखा हुआ, कोई भी चीज़, मान लीजिए ये टेबल है, टेबल मान लेते हैं। ठीक, इस पे ग्लास रखा हुआ है। क्या रखा है? ग्लास। और ये रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे है। तो वो ग्लास रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक? जब तक कि आप उठा के इसको इधर उधर डिस्प्लेस ना कीजिएगा। ठीक, कब तक ये रेस्ट में रहेगा? जब तक कि आप इसको उठा करके डिस्प्लेस ना कीजिएगा। तो इसको उठाने के लिए आपको तो एक अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ेगा ना, आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो इसको उठाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स, और तब जा कर के इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये मूव कर पाएगा। या मान लीजिए कि ये
कोई कार है, पुराने ज़माने वाला विंटेज कार ठीक, और ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट v रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट v। तो ये इसी स्पीड से मूव करते रहेगा कब तक? जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर जा करके बोले कि भाई अब रुक जा, बहुत चल लिया कांस्टेंट मोशन में, अब या तो रुक जा या स्पीड बढ़ा। यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो या तो ये डिक्रीज करेगा इसका स्पीड, या रुक जाएगा, या एक्सेलरेट करेगा। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अनबैलेंस फोर्स जो होता है, अनबैलेंस फोर्स ही चेंजेस को लाता है। कोई भी चेंजेज अगर आती है तो वो किसके वजह से आता है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आता है। ठीक, कोई भी चेंजेज अगर आती है तो किसके वजह से आता है? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आता है। तो इसमें चेंज लाने के लिए क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स ही लगेगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर ये इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? तो आप लोग को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें कि इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है। किस पे? मास पे। इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ बॉडी होता है। देखिए कैसे, नोट करके लिख देते हैं। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, यानी कि इनर्शिया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि मास ऑफ बॉडी। इसका एग्जांपल देखते कैसे। मैं दो चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ, दो ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए एक बाइक खड़ा है और एक कार खड़ा है। ठीक, दोनों रेस्ट में। अब आपको धक्का लगाना है। क्या करना है? धक्का लगाना। तो आप किसको इजीली धक्का लगा सकते हैं? दोनों रेस्ट पे, कार भी है, बाइक भी है। कार का मास ज़्यादा होगा, आपको पता ही है, इतना तो सेंस आपका भी है, सबके पास है इतना दिमाग। कार के पास क्या होगा? मास ज़्यादा होगा। और बाइक के पास मास कम होगा। दोनों को 1 by 1 फोर्स लगाना है। ठीक, आप बताओ किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? मूव कराने के लिए किस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कार को अगर रेस्ट में तो उसको धक्का देने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। और वही बाइक को इजीली, मतलब इजीली तो नहीं बोलेंगे बट कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि कार और बाइक की इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि कार रेस्ट में है तो उसके मास ज़्यादा है तो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया है। ठीक, और बाइक रेस्ट में है, उसके पास मास कम है तो उसके पास इनर्शिया कम है। ठीक, तो अगर बाइक को हमें मूव कराना होगा तो हमारे उसके लिए हमें अनबैलेंस फोर्स कम ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कम अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वही अगर कार को हमें मूव कराना है तो उसके लिए अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यानी कि जो रेस्ट में ये लोग रहेंगे, कार और ये बाइक, चलो गंदा सा बाइक जो भी है बन गया। ठीक, तो कार और बाइक। ठीक, अब इसमें इसका मास ज़्यादा होगा, मास ग्रेटर होगा किससे? MC, मतलब मास ऑफ कार इज ग्रेटर देन मास ऑफ बाइक। ठीक, ये तो हमें पता ही है, सबको पता है। तो कार को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा, कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो वो होगा अनबैलेंस फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास के। अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास अगर कम तो इनर्शिया भी कम। ठीक, तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ बॉडी। ठीक ना। अगर देखिए कार ही है, अगर ये तो रेस्ट वाला बताया, अगर मान लीजिए मूव भी कर रहा है, मूव भी ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है,
तो इसको इजीली हम लोग रोक सकते हैं, इसको इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए धीरे धीरे दोनों लुढ़क रहा है एलिवेशन से। कभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ना, एलिवेशन पहाड़ी टाइप का रोड रहता है, वहाँ से बाइक या कार जो नीचे अपने आप जो होता है ढोलने नीचे की ओर आने लगता है। अगर उसको हमें रोकना है तो बाइक को तो हम लोग इजीली रोक सकते हैं लुढ़कने से, कार को हम लोग इजीली लुढ़कने से नहीं रोक सकते। यानी कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो इसको रोकने के लिए या इसको एक्सेलरेट कराने के लिए या इसका स्पीड को जीरो कराने के लिए भी हमें ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, समझ में आई। और उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यही हमारा इनर्शिया में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन यही था मास वाला। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए इसमें बहुत सारे बुक जो लिखते हैं कि 2 टाइप होते हैं, और कुछ कुछ बुक 3 भी बताते हैं। इनर्शिया का टाइप 3 भी बताते हैं, तो मैं भी आपको 3 ही बताऊंगा। 2 तो वो बताएंगे ही, लेकिन तीसरा भी बताएंगे, और विथ एग्जाम्पल। वैसे मैंने मोशन जब पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें इनर्शिया और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सब मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे भी इनर्शिया मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक। और वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो भी मैंने पढ़ाया था। तो एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक, 3 टाइप के होते हैं बेटा। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ये दोनों जो है मैक्सिमम बुक लिखती है 2, लेकिन और भी अच्छे अच्छे बुक होते हैं जिसमें एक और लिखते हैं थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन तो हम लोग इनर्शिया के डेफिनेशन में भी देखे थे, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होती है, जिसको हम लोग आज देखेंगे और बहुत सिंपलेस्ट वे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग बताने लगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसको आकर के डिस्टर्ब ना करे, उस पर अप्लाई ना हो, उसको छेड़े ना, ठीक, डिस्टर्ब ना करे। इनर्शिया ऑफ मोशन है कि कोई भी अगर बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करना चाहेगा, वो उसी स्टेट में मूव करना चाहेगा जब तक कि, कब तक, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर आकर के रोके ना, उसको धक्का ना दे, बोले कि भाई अब हो गया, अब अपना काम कर लिया, अब रुक जा, या तो तेज़ चलो या स्लो चलो या रुक जा। कौन बोलेगा? अनबैलेंस फोर्स। यानी कि वो अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो या तो एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा या जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए भी तो डी एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। ओके, और ये सब इनर्शिया को ब्रेक कौन करता है? अनबैलेंस फोर्स। कौन? अनबैलेंस फोर्स। नहीं तो अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा तो कोई भी बॉडी इनर्शिया में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कौन ब्रेक करेगा? अनबैलेंस फोर्स। समझे? अनबैलेंस फोर्स ही उसको ब्रेक करता। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया, ठीक। अब देखिए, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया कि मान लीजिए एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा ना। अगर मान लीजिए कोई ये
बस है, ठीक, स्कूल बस होगा जिसमें आप लोग जा रहे, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, ईस्ट इसको मान लेते हैं। अब देखिए ये अगर यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा, बट अगर हम लोग इसका डायरेक्शन को चेंज करना होगा तो स्टीयरिंग घुमाते हैं, यानी कि फोर्स लगाते हैं। अगर मान लीजिए ये राइट टर्न, लेफ्ट टर्न हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट टर्न, तो अब इसका इनर्शिया ब्रेक हो गया, यानी कि अब जो हो गया ये नॉर्थ की ओर मूव कर गया, ईस्ट से नॉर्थ की ओर मूव कर गया, यानी कि पहले ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, एक ही डायरेक्शन था, ठीक, अब क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि हमारे पास तीनों एग्जाम्पल आ गए, एग्जाम्पल नहीं मतलब डेफिनेशन, कि अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे, ठीक, ये है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जीरो नहीं कॉन्स्टेंट, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने देख लिया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि कोई बॉडी है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या रहेगा, ये कांस्टेंट मोशन से, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता ही रहेगा, कब तक, जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स आ करके उस पर अप्लाई ना हो, ठीक। गर्मी है बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसीलिए ये गमछा हमारा, ये होता है ना फार्मर लोगों का गमछा, वही है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि आई बिलोंग्स टू फार्मर फैमिली। बिलोंग्स टू क्या, मैं तो खुद फार्मर हूँ भी, मैं भी खेती करता हूँ, ठीक। जब गांव जाते हैं तो कुछ खेतों का काम होता है तो मैं भी करता हूँ, और बहुत प्राउड के साथ खेती करते हैं, बहुत प्राउडली मैं बोलता भी हूँ कि हाँ मैं किसान हूँ, और हमेशा बोलता भी रहूँगा, क्योंकि यही मेरी पहचान है, जय जवान जय किसान। तो बिना किसान का तो किसी का भला होगा नहीं ना, फार्मर है, फार्मर ही पूरे देश को पेट भरता है, आपको भी पता है। तो ये कहने में बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान भी हूँ। तो चलिए इस पे देखते हैं, वो तो होते रहेगी, आप लोगों से इंटरेक्शन और बातें होते रहेगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हर किसी को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और काम को प्रायोरिटी दीजिए। अगर मान लीजिए मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, किसान हूँ, ठीक, तो मुझे अनाज उपजाने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उस काम को इज्जत देना पड़ेगा, ठीक। तो जो भी काम कीजिए उसको रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं टीचिंग फील्ड में आ गया हूँ, पहले किसान था क्या, हूँ भी, वो भी हूँ और ये भी हूँ, ठीक। तो जब गांव जाता हूँ तो खेती का काम करता हूँ, जब इधर आ गया जो जॉब है अपना टीचिंग का, तो टीचिंग फील्ड में है तो ये ईमानदारी से टीचिंग करना पड़ेगा, यानी कि टीचिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उधर जाएंगे तो फार्मिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो काम है उसको प्रायोरिटी दीजिए और उसको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। और एक और बात, कर्म ही महान है, कर्म महान है और कुछ नहीं है, बाकी दुनिया में सब मोहमय है। चलिए, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब देखिए वन बाय वन हम एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल, एक ही मैं एग्जाम्पल लूँगा, बस, ये बस का एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक। बस, यहाँ पे बस का चक्का लगा हुआ है और इधर भी एक बस का चक्का लगा हुआ है, ठीक। ये क्या है बेटा, बस है, ठीक। और ये CLR एजुकेशन का बस है, समझ में आई बात, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने को। अब देखिए इसमें होगा क्या कि मान लीजिए CLR एजुकेशन के बस में बच्चा बैठा हुआ है, अब ये रेस्ट में बस, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बता रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन कि बस इज इक्वल टू क्या है, रेस्ट, ये रेस्ट में, तो यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अगर बस रेस्ट में है तो ये बच्चा भी रेस्ट में है,
बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बस रेस्ट में है तो बच्चा भी रेस्ट में है। बट जैसे ही बस स्टार्ट होगा और आगे की ओर बढ़ेगा, बस स्टार्ट होकर के जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगी तो बच्चा क्या होगा, पीछे की ओर जर्क लगेगा बच्चे पे। क्या होगा, बच्चे को पीछे की ओर, जैसे बस आगे बढ़ी तो जर्क किधर लगेगा, बच्चे पे पीछे। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे होता क्या है कि बस तो आगे मूव कर गई लेकिन बच्चा रेस्ट के रेस्ट में ही रहता है, तो इसीलिए उसको पीछे जर्क फील होता है। एक बार फिर समझिए कि शुरू में बस और बस रेस्ट में है। बस क्या है, फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि बस क्या है, रेस्ट में है। ओके, जब बस रेस्ट में है तो बच्चा भी रेस्ट में है क्योंकि उसमें बैठा हुआ है, उसको कोचिंग जाना है, CLR एजुकेशन। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जब बस खुलती है और आगे की ओर बढ़ती है तो बच्चा को पीछे जर्क फील होता है, यानी कि वो पीछे उसकी बॉडी जो होता है टिल्ट होता है। ओके, क्यों? क्योंकि बस तो मूव कर जाता है, पहले दोनों रेस्ट में थे, अब क्या होगा, बस मोशन में आ गया, बच्चा रेस्ट में ही रह गया, बच्चा रेस्ट में ही हो गया इनिशियल स्टेज में, तो क्या हो गया, उसको बैक जर्क लगा। ठीक, उसके बाद फिर से दोनों मूव करने लगे, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन, बस जो है बस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक, मूव करो। दूसरा केस, अब क्या होगा कि देखिए, अब केस चेंज करेंगे, v = कांस्टेंट से मूव कर रहा है, बस दूसरा केस आ गया। अब पहला हम लोग ने देख लिया, अब दूसरा केस देखते हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है बस, यानी कि ये बच्चा भी बस के साथ साथ यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। अब अचानक क्या होगा कि कोई चीज़ आ गया सामने, ब्रेकर, रोड पे ब्रेकर आ जाता है, ब्रेकर आ गया। ठीक, अब बस का क्या किया, ब्रेक लगाया अचानक से। अचानक से क्या लगाया बेटा, ब्रेक लगाया, तो बस यहाँ पे क्या हो गया कि बस रेस्ट पे आ गया, बस क्या आ गया, रेस्ट पे। अब बच्चा जो है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, बस रेस्ट में आ गया और बच्चा क्या होगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो देखिएगा कि जब अचानक ब्रेक जब बस के लगेगी या कोई भी कार वगैरह के लगेगी तो क्या होता है कि हम लोग आगे की ओर जर्क फील करते हैं। क्या करते हैं, आगे की ओर, जैसे मूविंग बस में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक, अगर अचानक ब्रेक लगेगी तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर जर्क फील करते हैं, टिल्ट हो जाता है आगे की ओर। ठीक, और आगे कभी कभी चोट भी लग जाती है। ठीक, तो यहाँ क्यों होता है, क्योंकि बस और बच्चा दोनों ये क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। अब ब्रेक लग गई तो बस तो रुक गया, लेकिन उसमें जो पैसेंजर है वो तो उसी स्पीड से थोड़ा देर के लिए चलेगा, तो वही आगे की ओर जर्क फील होता है। ठीक, ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन होगा बेटा हाँ, तीसरा यहाँ पे बता देते हैं। थर्ड कंडीशन में होगा कि बस मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, बस मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक, देखिए अब इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग फिक्स डायरेक्शन में बस में बैठे हुए हैं, बस भी फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन अचानक से सर्कुलर रोड आता है। क्या आता है, सर्कुलर, यानी कि जिसको गोलंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक, और उसको मोड़ना होगा, यानी कि बस को डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो क्या होगा कि देखिए, ये बस है, ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक, इस डायरेक्शन में, ईस्ट में। ठीक, तो पैसेंजर है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही बस को लेफ्ट में मोड़ेंगे, ठीक, ऐसे मुड़ेंगे तो बस तो वैसे मुड़ जाएगा, बट पैसेंजर जो होता है सीधे, पैसेंजर का जो होता है स्पीड या बॉडी का मोशन जो होता है वो उसी डायरेक्शन में रहता है। क्या होता है, उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इसके वजह से देखिएगा हम लोग जब सर्कुलर पाथ पे जब गाड़ी घूमती है तो अगर लेफ्ट घूमेगी तो हमारी बॉडी राइट की ओर जाती है, हमारी बॉडी पे जो जर्क लगता है वो किधर लगेगा, राइट की ओर। ठीक, अगर राइट टर्न होगा गाड़ी, बस व्हीकल्स, तो हमारा जर्क हमारे ऊपर किधर लगेगा, लेफ्ट की ओर। क्यों होता है बेटा, ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के वजह से।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन जिस व्हीकल्स में, जिस बस या कार में हम लोग बैठे होते हैं, जिस डायरेक्शन में हो जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी का मोशन रहता है। बट अचानक क्या होता है कि कार या बस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और हमारा डायरेक्शन वैसे ही का वैसे ही रह जाता है जैसे पहले रहता है। तो इसीलिए हमें जर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो ये इनर्शिया और उसके टाइप्स हो गए, और उसके एग्जाम्पल भी देख लिए बस पे कि रेस्ट में रहेंगे तो रेस्ट टाइम जब बस स्टार्ट होगी तो हमें पीछे की ओर जर्क लगता है। जब मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस समय ब्रेक लगाएगा तो हमें आगे की ओर जर्क लगेगा, सेकेंड वाला हो गया। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो जिधर बस जाएगी या कार जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें जर्क फील होता है। ठीक, तो ये हमारा इनर्शिया एंड इनर्शिया का डेफिनेशन एंड फार्मूला तो इसमें नहीं है। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट और जो एग्जाम्पल वगैरह सब हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है। तो इनर्शिया वाला सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इनर्शिया का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोमेंटम। अच्छा देखिए, ये जो एक और चीज़ इसमें जो हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा, तो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट, इनर्शिया जो दिया किसने, कौन सा साइंटिस्ट थे? ये तो गैलीलियो के नाम तो सुना ही होगा तुम लोग। गैलीलियो ही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिए थे, और इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे ही न्यूटन आगे चल करके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो डिराइव करते हैं, पोस्टुलेट कर, ये डिस्कवर करते हैं और देते हैं न्यूटन लॉ। तो न्यूटन इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है ना, एक्चुअली कुछ नहीं, ये इनर्शिया ही है जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। कोई भी बॉडी अगर फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो ये किसने दिया? ये किसने दिया बेटा? गैलीलियो ही दिया था। लॉ ऑफ गैलीलियो बोलते हैं उसको। ठीक, गैलीलियो गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक, गैलीलियो ही दिए थे, और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है इसको। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको नहीं, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोला जाएगा, क्योंकि गैलीलियो के बाद इसी लॉ को न्यूटन पढ़े और आगे अपना लॉ दिए। ठीक, तो न्यूटन लॉ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P विथ वेक्टर साइन। ठीक ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, देखिए मोमेंटम बोलते किसको? मोमेंटम बोलते किसको? देखिए, कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है, कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है एंड उसमें कुछ वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। कोई भी बॉडी हो जिसमें मास हो एंड उसमें कुछ वेलोसिटी हो, तो उसके मास एंड उसके वेलोसिटी को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम। फिर से बोल रहा हूँ, कोई बॉडी है एम मास का। क्या है? एम मास के। ठीक, इसमें वेलोसिटी भी है। क्या है? वेलोसिटी भी है। तो मोमेंटम क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू इट्स वेलोसिटी। मास ऑफ बॉडी टू इट्स वेलोसिटी। ठीक, यानी कि जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। यही क्या होगा बेटा? मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी टू इट्स वेलोसिटी। तो लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ
मास ऑफ अ बॉडी टू इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड momentum of that body। समझ में आई बात? ठीक, तो यहाँ हम लोग ने देख लिया कि कोई बॉडी है, उसका अगर m मास है उसके पास और उसमें कुछ वेलोसिटी है, यानी कि मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम। क्या बोलेंगे बेटा? मोमेंटम। और एक और बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर इसके यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए, मास इनटू वेलोसिटी है, यानी कि मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी की क्या होता है? मास पर मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या होगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो मोमेंटम हमें यही देखना था कि कोई भी बॉडी में अगर मास है, ऑब्वियस सी बात है मास तो होगा ही, कोई भी बॉडी है तो उसमें मास होगा ही। ठीक, तो अगर मास है और उसमें स्पीड भी है, वेलोसिटी है, ठीक, तो मास और वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटम। क्या बोलेंगे बेटा जी? मोमेंटम। ठीक, तो यही मोमेंटम में हमें इतना ही पढ़ना था। इसमें कोई देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मोमेंटम का। ठीक, क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। आज मोमेंटम, इनर्शिया एंड मोमेंटम हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक, ये पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बाद में पढ़ाऊँगा लास्ट में। जब हम लोग पढ़ लेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, तब जाके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे से बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।